हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। एक ऐसी सभ्यता जो हद से हज़ारों वर्ष पहले थी और हज़ारों साल पहले होने के बावजूद वो कोई कम विकसित नहीं थी आज की सभ्यताओं से। इनफैक्ट ये कहा जाए अगर कि वो हमसे ज़्यादा एडवांस थे तो भी इस बात के ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे उनके बारे में तथ्य हैं जो अभी तक नहीं मिले हैं। उनकी लिपि तक भी नहीं पढ़ी जा सकी आज तक। तो जब आज हम बात करते हैं कि भारत एक विश्व गुरु बनेगा, आज के इतने सालों बाद ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे तो विश्व गुरु बन जाएगा, तो आप बात करें हजारों साल पहले, उसमें जब हड़प्पा सभ्यता की बात चली है उसमें भारत विश्व गुरु की भूमिका में ही था। और ये बात कैसे कही जा सकती है? क्योंकि उसमें जो चीन की सभ्यता थी, उसमें जो मिस्र की सभ्यता थी, उसमें जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनसे बहुत एडवांस थी ये सभ्यता। हमारी जो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये बहुत एडवांस थी उसमें। और ये क्यों कहा जा सकता है? जो वहाँ जो इस समय का शहरीकरण था इन सभ्यताओं का, जो वहाँ की जल निकास व्यवस्था थी, बहुत आगे थी ये। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें आज से रही कब कब से कब तक होगी ये। तो जो कार्बन 14 एक टेक्निक होती है, इस टेक्निक से हम पता लगाते हैं कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। ये कार्बन का एक समस्थानिक है। तो उस टेक्निक से पता लगाया लगाया गया है कि ये सभ्यता ईसा पूर्व 2350 से 1750 तक रही होगी। ये उसका सर्वमान्य काल था जिसको सभी लोग मानते हैं कि 2350 से लेकर 1750 तक ही रही। उसके बाद इसका पतन हो गया, ख़त्म हो गई। ये तो हो गया इसका समय के बारे में, मतलब आज से समझिए आप, ये हज़ारों साल पहले की बात है। और उसमें कि अगर आप थोड़ी देर बाद मैं बात करूँगा उसमें कि एडवांसमेंट अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले सन 1826 में चार्ल्स मेसन नामक एक अंग्रेज़ थे। चार्ल्स मेसन ने सन 1826 में ये बात ऑब्ज़र्व की कि जो लोग हड़प्पा के आसपास के हैं वो ईंटें जो मकान जब बनाते हैं तो ईंटें बनाते भी नहीं हैं और कहीं से खरीद के भी नहीं लाते हैं। वो कहीं उनके खेतों में या कहीं भी आसपास पड़ी होती हैं, वहाँ से उठा के ले आते हैं, मकान बना लेते हैं। तो बात को इसने ऑब्ज़र्व ज़रूर किया चार्ल्स मेसन ने, लेकिन वो बात वहीं आई गई हो गई। अब उसके बाद सन 1853 की बात करें अगर हम, 1853 में भारत, ये उस समय था जब भारत में रेलवे का काम बहुत ज़ोरों शोरों से चला था। और उसमें कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो जब ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो जो पटरियों का काम हो रहा था उस दौरान भी क्या हुआ, पक्की हुई ईंटें मिली। तो उसमें जो कनिंघम थे, एक कनिंघम अगर आपने नाम सुना हो, कनिंघम जो है प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक इनको माना जाता है। इसने भी ये बात ऑब्जर्व की कि यहाँ पक्की ईंटें मिल रही हैं। लेकिन वो बात फिर आई गई इसलिए हो गई जैसे, क्योंकि हम जो जब कहीं काम करते हैं, घर में आपने कुछ खुदाई कराई कुछ कराई तो कहीं पुरानी चीज़ मिल जाती हैं, लेकिन उससे ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि यहाँ पर नीचे पूरा का पूरा नगर बसा था कहीं कभी। तो वो बात उसमें भी आई गई होगी। अब क्या हुआ, सन 1921 तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई। 1921 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अध्यक्ष बने जॉन मार्शल थे ये। और उनके निर्देशन में कई जगह काम चल रहा था पुरानी चीज़ों को खोजने का। तो जॉन मार्शल जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कई लोग डिप्यूट कर रखे थे, हर जगह अपने आप जा नहीं सकते थे। तो इन्होंने एक जो इंसान था उसका नाम था D.R. साहनी, दयाराम साहनी, ये डिप्यूट कर रखे थे कि आप कहीं जाओ और हड़प्पा के आसपास जो गांव है वहाँ पर ईंटें उंटें मिलती हैं, वहाँ पर जाओ, आप खुदाई करो, आप देखो कुछ। तो जैसे ही 1921 में D.R. साहनी ने हड़प्पा के नज़दीक खुदाई जैसी करवाई, जैसे पक्की ईंटें मिली, थोड़ी सी संरचनाएं और मिली, और जब वहाँ प्रॉपरली खुदाई करवाएगी तो वहाँ तो पूरा का पूरा नगर बसा हुआ नजर आया। तो उसमें इसकी खोज हुई हड़प्पा सभ्यता की। और ये कौन सी नदी के किनारे मिली सभ्यता? ये थी रावी नदी। रावी नदी के किनारे। अब ये कौन से तट किनारे मिली, ये भी क्वेश्चन के अंदर आता है कि कौन से किनारे थी हड़प्पा सभ्यता? तो बाएं किनारे। तो आप याद कैसे रखेंगे, रावी में भी वह है और यहाँ बाएं का भी इसकी आकृति भी वह जैसे ही है।
तो व और ब को रिलेट करेंगे आप। तो रावी नदी के एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, हड़प्पा सभ्यता रावी की नदी के किनारे मिली। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे मिली और इसके बाएं किनारे थी। ठीक है जी। उसके बाद एक तुरंत बाद ही 1922 में एक और थे जिनका नाम था आर.डी. बनर्जी, राखल दास बनर्जी। तो आर.डी. बनर्जी जो थे, इन्होंने एक और जगह साइट पर खोज कर दी, और वो कहाँ पर कर दी? मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने उस कस्बे की खोज कर दी। ये तो बहुत, इससे भी बड़ा कस्बा था, तो उन्होंने वहाँ वो खोज कर दी 1922 में। ये जो थी, ये सिंधु नदी के किनारे बसा था। ये जो कस्बा है ये सिंधु नदी के किनारे बसा था, और ये हड़प्पा से बहुत बड़ा था। इनफैक्ट ये माना जाता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो उसमें वहाँ की कैपिटल या राजधानी रही होगी, क्योंकि वहाँ से 35 से 40 हज़ार के करीब करीब उसकी आबादी होगी शायद। तो मतलब वो क्या हुआ, वो एक किस्म की वहाँ क्या थी, वो राजधानी मानी जाती है, जो ऐसा महज माना जाता है आजकल। तो ये सिंधु नदी के किनारे थी, और सिंधु नदी के कौन से किनारे थी? दाएं किनारे। ये सिंधु नदी के दाएं किनारे पर बसी थी मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? अब मोहनजोदड़ो में द है, सिंधु में द है, और दाएं में भी द है। इन तीनों का आप रिलेट कर लिए, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी और सिंधु नदी दायां किनारा। हड़प्पा में द नहीं है, हड़प्पा रावी नदी, और रावी ने व और ब बायां किनारा। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करना सीखें, जिससे आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। तो ये तो हो गया मोहनजोदड़ो के बारे में। अब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के साथ साथ और भी बहुत से नगर वहाँ पर उसमें मिले। तो अब हम बात करेंगे कि ये सभ्यता फैली कहाँ से कहाँ तक थी, इसका फैलाव कहाँ था। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सभ्यता के कितने इसके मिलके साइट आज तक मिली हैं। तो 1947 तक, स्वतंत्रता तक जो था, लगभग 40 के करीब जो है साइट्स ऐसी खोजी जा चुकी थी, 40 के करीब। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद आज तक अगर हम बात करें तो 1400 से 1500 तक, 1400 से 1500 साइट्स तक आज तक खोजी जा चुकी हैं सारी इस सभ्यता से रिलेटेड। उसके बाद अगर आप बात करिए कि ये सभ्यता कौन कौन से देशों में फैली थी, तो ये जो सभ्यता थी ये 3 देशों में फैली थी। एक आप रखिए अफ़गानिस्तान, दूसरा आप मानिए पाकिस्तान, तीसरा आप रखें भारत। तो अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 साइट्स हैं, पाकिस्तान में 475 के साइट करीब थी, और इंडिया में सबसे ज़्यादा, इंडिया में 925 साइट्स जो हैं खोजी जा चुकी हैं। तो अगर आपको प्रश्न आए कि हड़प्पा या मोहनजोदड़ो सभ्यता सबसे ज़्यादा कहाँ फैली थी, सबसे ज़्यादा साइट्स कहाँ पर हैं? 925 भारत में हैं, पाकिस्तान में 475 हैं, अफ़गानिस्तान में सिर्फ 2 हैं, लेकिन हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत में कहाँ कहाँ फैली थी ये जो सभ्यता है, भारत में कहाँ कहाँ में फैली थी, तो भारत में ये है भारत की, और पाकिस्तान का भी मैप में दे रखा हूँ यहाँ पर। तो एक चीज़ और आप देखें, ये जो शुरुआत में जो सभ्यता मिली, जैसे ये है इंडस नदी, ये इंडस नदी है, ये यहाँ पर ये रावी नदी है, और ये सतलुज नदी है। तो शुरुआत में क्या हुआ, रावी और सतलुज मिलके आगे हैं, यहाँ से ये झेलम या चिनाब इस साइड से आती है। तो ये जो सभ्यता थी शुरुआती दौर में क्या हुआ, ये मिली सिर्फ इस इंडस वैली के नज़दीक नज़दीक, सिंधु घाटी के नज़दीक नज़दीक मिली। तो इसलिए इस घाटी को, इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो ये बहुत आगे तक, सतलुज नदी तक ये सभ्यता, ये पहले तो सिर्फ इस साइड नज़दीक नज़दीक की साइड यहाँ मिले, उसके बाद तो ये सतलुज में, रोपड़ पंजाब में, अगर आप देखें कश्मीर तक में इस सभ्यता के अवशेष मिले। तो ये बहुत फैली हुई सभ्यता थी। अगर हम बात करें कि ये फैली कहाँ से कहाँ तक थी, तो इसको हम देखिए कि ये उत्तर में अगर हम बात करें, उत्तर में ये यहाँ जैसे कश्मीर में एक पॉइंट है, उसका नाम है मांडा। तो मांडा से लेके उत्तर से दक्षिण में ये है दैमाबाद, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, दक्षिण में दैमाबाद तक, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एक आलमगीर पोस्ट स्टेशन जगह है, यहाँ पर ये दिख रही है,
ये यूपी में पड़ता है। और इस साइड अगर आप जाएं तो इस साइड को ये दूसरा है नक्शा, सुतगेंदौर। सुतगेंदौर ये बलूचिस्तान में पड़ता है। तो यहाँ पर कहीं इस साइड को बहुत, ये मैप जो है, दो मैप अलग अलग हैं, तो इस साइड को कहीं आप रख लीजिए इसको, सॉरी यहाँ जैसे। तो ये इस तरीके से फैला था। तो इसको अगर आप ऐसा मिलाने की कोशिश करें तो देखिए ये एक त्रिभुज का आकार का बनता है। तो कुल मिला के ये जो सभ्यता थी ये कैसी थी, इसका ये त्रिभुज आकार में फैली थी, त्रिभुजाकार इसका शेप था, त्रिभुजाकार शेप था। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ कहाँ फैली थी, तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से ये लोथल है, ये गुजरात वगैरह में है। गुजरात से अगर इधर चले जाएँ आप तो यहाँ से सारे होते हुए ये ऊपर कश्मीर तक, कश्मीर से यूपी, यूपी से इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ ये नीचे महाराष्ट्र से तक फैली थी। तो इसमें कौन कौन से स्टेट कवर हो जाएंगे, इसमें कश्मीर आएगा, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा, गुजरात आएगा, राजस्थान आ जाएगा, और जम्मू कश्मीर। तो कुल मिला के 7 स्टेट बन जाते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो ये यूपी बचाता है, यूपी साथ में। तो कुल मिला के ये यहाँ पर 7 स्टेट हैं जहाँ पर इंडिया में ये फैली थी। और मैक्सिमम जो एक्सक्वेशन, मैक्सिमम जो साइट इंडिया में मिली हैं वो कहाँ मिली हैं, गुजरात में। इस जगह जब मिली हैं गुजरात में। तो ये हो गया इंडिया, मतलब इसके बारे में, सभ्यता के बारे में। और ये इसकी एक और चीज़ जो है कि ये फैली, जैसे हम बात करें कि ये त्रिभुजाकार में फैली थी, इस तरीके से फैली थी ये। तो इसकी जो लंबाई थी इस साइड से ऐसे, तो ये 1600 किलोमीटर के आसपास थी। और जो चौड़ाई थी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी थी, 1400 किलोमीटर के आसपास थी, जो इसका फैलाव था इस सभ्यता का। 1600 किलोमीटर लंबी और चौड़ाई 1400 किलोमीटर के आसपास। अब अगर हम बात करें कि ये जो सभ्यता है इसमें, अच्छा, और अब देखिए यहाँ पर कहीं और आपको स्टेशन जहाँ जगह दिखेंगी, ये आपको चन्नू दिख जाएगी। चन्नू के बाद तो आपको यहाँ पर में हड़प्पा, ये भी हड़प्पा जगह है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कालीबंग, कालीबंग आपको दिख रही है। इसके बाद मोहनजोदड़ो। उसके बाद यहाँ पर जो मेन लोथल, ये गुजरात की साइट है, जो हम हमारे लिए रोपड़, पंजाब जैसे में। तो ये मेन साइट्स वहाँ अपने याद रखनी है, बाकी है तो साइट्स बहुत ज़्यादा। अब हम बात करेंगे इसकी कि ये इम्पोर्टेंस क्यों है, इस सभ्यता की अगर हम बात करें कि इम्पोर्टेंट तो कितनी इम्पोर्टेंट क्यों है ये। तो इसमें देखिए कि इसमें जो इसकी शहरीकरण थी या नगर नियोजन था वो बहुत कमाल का था। इसमें नगर को 2 हिस्सों में बांटा गया था। जैसे ये है, एक मान लीजिए एक नगर ये है, एक ये पूरा नगर है। 2 हिस्सों में इसको बांटा गया था नगर को। और कैसे बांटा गया था नगर को, एक को हम पश्चिमी भाग कहते थे और एक को हम कहते थे पूर्वी भाग, या पश्चिमी टीला या पूर्वी टीला। जो पश्चिमी भाग था वो बड़ा था, ठीक है, ये बड़ा ज़रूर था, लेकिन ये पश्चिमी भाग बड़ा था, और सॉरी पूर्वी भाग बड़ा था और पश्चिमी भाग छोटा था। लेकिन जो पश्चिमी भाग था ये ऊंचाई पर था। अब ऊंचाई से होने से क्या फ़ायदा हुआ, और नीचे, ये नीचे था, क्योंकि ये अब हमें पता है कि ये सभ्यता कहाँ पर थी, ये नदियों के आसपास विकसित हुई। तो नदियों में क्या होगा, बाढ़ भी आएगी। तो जो ऊंचाई पर जो चीज़ें होंगी, ऊंचाई पर जो घर होंगे, ऊंचाई पर जो इमारतें होंगी वो बच सकेंगी बाढ़ से। और जो नीचे होंगी, नीचे प्लेन में होंगी, वो क्या होंगी, दे आर मोर प्रोन टू फ्लड। ये बाढ़ से इनको ज़्यादा खतरा था। तो यहाँ पर जो था ऐसे, इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर वो लोग रहेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर एक तो शहर बसे थे, और साथ में शहर में भी गरीब लोग या आम लोग, ये यहाँ पर बसे थे। यहाँ पर कौन बसा था फिर, जो पश्चिमी टीला था, यहाँ पर देखिए उसमें के जो अभिजात्य वर्ग, मतलब अमीर लोग। और अमीर लोगों में कौन आएगा, अमीर लोगों में उसमें विद्वान जो होते थे, इनकी जिनको पुरोहित कहते थे, वो आते थे। तो पुरोहित लोग यहाँ रहते थे। साथ में कौन, गवर्नमेंट जितने भी ऑफिस होंगे, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होंगे वो यहाँ पर होंगे पश्चिमी टीले में। साथ में जो आपका गोदाम होगा, जहाँ पर आप लोग, हम लोग जो थे, ये क्या करते थे, अपने अनाज को स्टोर करके रखते थे, कहीं कल को अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए तो ये गोदाम या ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस, या फिर अमीर लोग या पुरोहित लोग इस पश्चिमी टीले में रहते थे। अब देखिए इनकी सुरक्षा के लिए और चीज़ें कुछ और कई इंतजाम उन्होंने और कर रखे थे। और वो क्या इंतजाम थे, तो वो इंतजाम ये थे कि जो, क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी टीला है ये क्या है, यहाँ पर अमीर लोग रहते, तो इसके
बचाव के लिए क्या किया उन्होंने, इसके आसपास और बड़ी ऊंची मतलब एक मजबूत दीवार बना दी। इसको एक दुर्ग का, एक किले का रूप दे दिया गया, दुर्गीकरण इसको बोला गया, दुर्गीकरण कर दिया गया इसका। तो ये दीवार बना दी ताकि ये क्या हो, स्ट्रांग बन जाए। तो ये इसके आसपास एक दीवार थी, एक किला बना दिया था, दीवार थी। अब दीवार में भी आप देखेंगे कि इसमें क्या किया उन्होंने, जो बाहर से जो ईंटें लगी थी, जो बाहर की साइड को ईंटें लगी थी यहाँ से, ये मान लीजिए ये बाहर की साइड है, ये जो यहाँ जो ईंटें लगी थी और अंदर की जो ईंटें लगी थी वो अलग अलग साइज, मतलब अलग अलग किस्म की थी। अलग अलग क्या थी, जो बाहर को जो ईंटें लगी थी वो पक्की ईंटें थी, और जो अंदर की ईंटें थी वो क्या थी, कच्ची ईंटें थी। तो ये एक बात होगी। अब इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए, जब आप इसको बुक से पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब ये तो हो गया, मैक्सिमम जो शहर थे वो इसी तरीके से बसे थे, लेकिन एक अपवाद था इसका, और वो अपवाद कौन सा था, धोलावीरा। धोलावीरा जो साइट है वहाँ पर दो टीले नहीं थे, दो भाग नहीं थे, एक और भाग था इन दोनों के बीच में, और उस भाग को हम कहते थे मध्यमा। यहाँ पर एक और ही कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि कौन सा शहर है जिसमें 3 हिस्से थे, तो धौलावीरा में थे। धौलावीरा की एक और खासियत थी, धौलावीरा के लोग जो थे उन्होंने बांध बनाना जानते थे, उन्होंने बांध बना रखे थे, डैम बना रखे थे, सिंचाई के लिए, पानी को जमा करने के लिए इन्होंने डैम बना रखे थे धौलावीरा के लोगों ने। उसके बाद अगर हम बात करें धौलावीरा के बाद, अब और भी साइड चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। तो इनके अगर हम टाउन प्लानिंग की बात कर लें, देख लेते हैं, वीडियो कोई ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी। चलो टाउन प्लानिंग की बात कर लेते हैं। तो इनकी जो टाउन प्लानिंग थी बहुत कमाल की थी। जैसे आजकल हमारे एक NH होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं ना, वैसे ही एक NH होता था इनका मेन, जो 10 मीटर चौड़ा था। 10 मीटर चौड़ा था, इसको हम क्या कहते हैं, राजपथ कहते हैं। तो ये है राजपथ, और इस राजपथ पर जो थी वो सड़कें और निकल के आती थी वो, और ये बिल्कुल समकोण 90 डिग्री कोण के ऊपर काटती थी। यहाँ पर इस सड़क जो, ये जो सड़क और आई, इसको अंदर गलियाँ बनी थी। इन गलियों में लोगों के घर थे। खासियत थी जो घरों के दरवाजे थे वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे। जैसे ये सड़क है तो इसके ओर घरों का दरवाज़ा नहीं खुलेगा, दरवाज़ा कहाँ खुलेगा, इस गली में। खिड़कियाँ और दरवाजे गली की ओर होते थे, ये इस साइड को, मतलब ये है गली, तो खिड़कियाँ और दरवाजे कहाँ होंगे, गली की ओर होंगे। एक साइड है लोथल, ये आपने ध्यान रखना, लोथल एक साइड थी। लोथल जो गुजरात में है वो एक एक्सेप्शन है। वहाँ पर जो दरवाजे हैं वो कहाँ की ओर खुलते हैं, सड़क की ओर। जैसे ये मकान है कोई किस, तो ये है दरवाज़ा, ये सड़क है, तो इस सड़क में दरवाजे और खिड़कियाँ इस साइड को खुलते हैं लोथल में। लोथल में एक और ख़ासियत है जो आप याद रखेंगे, लोथल से आपने रिलेट करें चावल को, क्योंकि जो चावल, कई बार ये प्रश्न भी आता है कि चावल, हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ मिले थे, तो चावल लोथल में मिले थे। इसको याद कैसे रखेंगे, लोथल में भी ल है, चावल में भी ल है, तो ल से इनको रिलेट करेंगे हम। तो लोथल में चावल के प्रमाण मिले थे, और लोथल में जो खिड़कियाँ और दरवाजे थे वो सड़क की ओर खुलते थे, ना कि गली की ओर। तो ये तो हो गया टाउन प्लानिंग के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे वहाँ पर घर कैसे थे, वो क्या क्या खाते थे, क्या पीते पहनते थे, और वहाँ से, और इस हड़प्पा मोहनजोदड़ो संस्कृति से कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आते हैं एग्जाम्स में। तो अगली वीडियो तक आप पढ़ते रहें, कीप लर्निंग, बी मोटिवेटेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, थैंक यू।